इस वीडियो के माध्यम से हम लोग साइंस के 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को 180 के साथ साथ कुछ अन्य भी मिलेंगे। लगभग टोटल मिला के 120 से प्लस प्रश्न कर जाएंगे। इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते हैं आप, तो आपको 10th क्लास के लिए ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि 10 से 12 नंबर आपको मिल सकते हैं। कोई शक नहीं, निसंदेह कह सकते हैं। और इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा। और कहना चाहेंगे कुछ कि आप लोगों का जो 10th क्लास का है ना, एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। आप लोगों को मेहनत जबरदस्त होनी चाहिए, तभी मस्त रिजल्ट आएंगे, अन्यथा नहीं आने वाले हैं। तो ठीक है, बिना विलंब के शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न में कह रहे निम्नांकित में से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? तो कहेंगे ऑप्शन दिया गया है हवा, हीरा, शीशा, जल। तो सबसे पहले अपवर्तनांक जानने के लिए आपको याद रखने होंगे, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल जितना ही अधिक होगा ना, उसका अपवर्तनांक उतना ही कम होगा, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल जितना ही कम होगा, उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ पे दिया गया है हवा, हीरा, शीशा, जल। तो हवा का अपवर्तनांक सबसे कम होगा, उसके बाद होगा जल का, उसके बाद होगा शीशा का, उसके बाद होगा हीरा का। यानी कि हीरा का सबसे अधिक होगा, और सबसे कम किसका होगा? हवा का होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, वो बोले धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है? ये बताइएगा। ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अगर दाएं अगर इसका फोकस दूरी होती तो कहेंगे कि धनात्मक। इसका होती है बाएं, इधर होती है ना फोकस दूरी, होती है कि नहीं होती है? तो क्या कहेंगे? इसका क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इसकी फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अगला कह रहे हैं कि किसी लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो कहेंगे प्रत्येक लेंस की मुख्य फोकस की संख्या क्या होती है? 2 होती है, क्योंकि इनके दोनों ओर से प्रकाश की किरण क्या कर जाती है? पार कर जाती है। इधर से भी प्रकाश लाएंगे तो इधर से भी पार कर जाएगी। दोनों ओर से क्या होती है? दोनों सतहों से प्रकाश की किरण पार करती है, इसलिए किसी भी लेंस के 2 मुख्य फोकस होते हैं। कोई दिक्कत? अगला कह रहे हैं दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो कहेंगे दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया था, और मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया था। डॉक्टरों द्वारा नाक, कान और गला जांच करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, लेकिन मोटर कार के साइड मिरर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और सजने संवरने में सजने संवरने वाला दर्पण का उपयोग सबसे ज्यादा क्या करता है? महिला विभाग ना, महिलाएं ज्यादा करती हैं। अभी इनको 2 रोटी कम मिले ठीक है, लेकिन आईना 2 से 4 बार देखने को हर रोज मिले, तो 2 से 4 बार का कोई लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड। समझ गए? हर एक चीज की लिमिटेड होती है, लेकिन हाँ इस समय अनलिमिटेड जो सिम है ना, सिम उसका जो रिचार्ज कर देने पर 24 घंटा बतिए चाहे 32 घंटा बतिए, ओकरा से टेंशन अनलिमिटेड हो गया है ठीक। लेकिन उसका जो वैलिडिटी है लिमिटेड है, इन लोगों को वैलिडिटी लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। यानी कि आईना कितने बार देखते हैं, कोनो गारंटी नहीं है। घर से बाहर निकल गए तो वो, घर बहैया से घर में आएंगे तब वो, छत पर चले जाएंगे, छत पर से नीचे आएंगे तब वो, और नीचे से छत पे जाएंगे तो वो देखिए कि जाएंगे, पता नहीं क्या रहता है, अपने आप को देखने के लिए बेचैन रहते हैं। एक बात तो हद हो जाती है, जानते हैं कब हद होती है? जब गांव में नया नया दुल्हन आती है ना मोहल्ला में, उस दुल्हन की यानी कि एक लड़की रहती है, उस लड़किया को देखने के लिए लगता है कि मोहल्ला में एक लड़की एक दूसरे के जान ले लेगी, यहीं पर चढ़ के कैसे नहीं। लेकिन खासियत देखिए, पुरुषों विभाग में कितनी खासियत है। ये कौनो पुरुष कहीं गया हो ना, अपना काम कर रहे हैं क्या जाते शादी में खाता है पहले। अरे खाना न खाने के बाद छोड़िए ना। मान लीजिए दूल्हा आया है कहीं न, मान लीजिए आपके घर पे कोई दूल्हा आया है शादी करने के लिए, आदमी को भी देखने आता है ना, लड़कियां लगती है थोड़ा हाथ तोड़ लेगी, उतने ना कोनो लगती है छोटे पर से कूद जाएगी। आगे बढ़िए। देखिए अगला कह रहे हैं लड़का देखने के लिए जाता है, नहीं जाता है। आगे लड़का नहीं, देखिए लड़कों के देखने के लिए, लड़कियों के देखने के लिए लड़की परेशान रहती है। निम्नलिखित में से अब कह रहे हैं कि अवतल दर्पण को फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। एक रुक
लीजिए, हाई है एफ, हाई है सी, यहाँ से यहाँ के फोकस दूरी एफ बोलते हैं, यहाँ से यहाँ के क्या करते हैं, वक्रता त्रिज्या आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं ना। तो ए भैया जो एफ बराबर क्या होता है, एफ जो होता है आर के क्या होता है, आधा होता है। क्या होता है? एफ बराबर आर बाई टू, आर बराबर क्या होता है, 2f होता है। क्या होता है? 2f होता है। तो हम कहेंगे जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या के आधी और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। कोई दिक्कत? अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर अगर आपतित सभी किरणें आए ना तो लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। क्या कर देता है? इसीलिए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसके ठीक विपरीत दर्पण में जाएंगे तो उत्तल ना अवतल दर्पण को अभिसारी लेंस और उत्तल दर्पण को अपसारी लेंस कहते हैं। समझ में आ रही है? अच्छा, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। लेकिन लेंसों में नममा उल्टा होता है, कममा समान रहता है। ठीक है। अगला करें कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है? तरंग दैर्घ्य कह देगा, तरंग दैर्घ्य कहेगा तो लाल रंग का अधिकतम और बैगनी का न्यूनतम। अब प्रकीर्णन कह देगा तो प्रकीर्णन कहेगा तो बैगनी रंग का अधिकतम और लाल रंग का कम। ठीक है ना। तो अब देखिए प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव, बैगनी रंग होता है पहले ही फैल करके रास्ते में खत्म हो जाता है, लेकिन लाल रंग फैलता कम है इसलिए इसका प्रकीर्णन कम है। तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है अधिक दूरी तक तय कर देगा। ठीक है। तो लाल जो प्रकाश होता है अधिक दूरी तक तय करता है और बैगनी प्रकाश क्या होता है पहले ही छिटक जाता है इसलिए कम होता है और उसका लाल रंग का अधिक होता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को प्रदर्शित करता है? तो क्या कहेंगे? या वायुमंडलीय या प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। अगला करें निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होगी? वायु, कांच, निर्वात। तो कहेंगे भैया निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। अगला कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन कहे चाहे परावर्तन कहे दोनों का दो नियम है। ठीक है। अगला कह रहे हैं कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो पहले एक बात याद रख लीजिए, हमसे पूछेगा कि कहेगा कि बनाए गए बांध के नाम सुने ना, जो नदी पर बनाए जाते हैं, तो बनाए गए बांध पर में स्थित जल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो कहेंगे स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज न हो, स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थिर जल में स्थितिज ऊर्जा होती है, तो वही स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है? अब कह रहे हैं कि जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। ए भैया जलती हुई मोमबत्ती जो होती है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। अब कहेगा ट्यूबलाइट तो कहेंगे विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कहेगा। फिर कहेगा विद्युत हीटर तो कहेंगे विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में। समझ में आ रही है? अगला कह रहे हैं कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है। अगला कह रहे हैं कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए किस क्रम में? एक जरा ध्यान से सुनिएगा, श्रेणी क्रम में आर बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट। लेकिन हेकरा में होता है 1 बाई में समांतर क्रम में 1। भैया हेकरा में अगर देखो 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम को जोड़ दो 4 को प्रतिरोध इनका इतना हो जाए 16 ओम हो जाएगा श्रेणी क्रम में। लेकिन वही भैया अगर हम समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ई लघुत्तम हो जाएगा 4। अब ये 1 1 1 4 बटा में 4 खाली 1 ओम हो जाएगा। यानी समानांतर क्रम में प्रतिरोध क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। श्रेणी क्रम में तो बढ़ाने के लिए कौन में जोड़िएगा? समझ में आ रही है कि ना आ रही है? उठाइए तो। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा आवेला तो ठीक बोलो। अगला करे कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए मैंने प्राय जिस छड़ का उपयोग होता है वो होता है नरम लोहा। नरम लोहा होता है आसानी से चुंबक बन जाता है। समझ में आ रही है? लेकिन इस्पात को बनाने में अत्यधिक दिक्कत होती है, कठिनाई होती है। कह रहे अगला फिर कह रहे हैं
कि उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो कहेंगे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पूरी की जाती है। अगला कह रहे हैं कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति क्या है? कहेंगे सौर सेल। जो सौर सेल की जो प्लेट बनी होती है किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलने का सौर प्लेट कार्य करता है। ठीक है। अगला कह रहे हैं कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कहेंगे 15 किलोमीटर से अधिक होना चाहिए। 15 किलोमीटर या 15 किलोमीटर से प्रति घंटा से अधिक होना चाहिए। 15 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तब हम विद्युत ऊर्जा मैंने पवन चक्की से विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर पाएंगे। अगला कह रहे हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल होता है। तो कहेंगे सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य होता है। अगला प्रश्न है घरेलू विद्युत परिपथ को किस रूप से कार्य? घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? तो प्रत्यावर्ती धारा की आपूर्ति होती है। याद रखिएगा, दिष्ट धारा की नहीं। किसकी आपूर्ति होती है? प्रत्यावर्ती धारा को। क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा को ही एक स्थान से दूर दूर तक भेजा जा सकते हैं। क्योंकि जो बल्बा जलाते हैं कि करंट में छतवे पर से तारा नहीं आता है, बहुत दूर दूर से आता है। समझ में आ रही है? अगला कह रहे हैं कि वर्ण विक्षेपण असंभव है। किसमें? कांच में होती है, निर्माण में नहीं होती है, जल में नहीं होती है, फाइबर में नहीं होगी। करे वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। किसकी ओर? आधार की ओर मोड़ देगा ना। क्योंकि जो प्रिज्म होगा कांच के, वायु के अपेक्षा क्या होगा? सघन होगा। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो आधार की ओर क्या हो जाएगी? यानी कि अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। यानी इसमें क्या दिया? आधार की ओर ना, यानी कि जो उसका जो नीचे क्या होता है? आधार होता है, आधार की ओर मुड़ती है, ऊपर नहीं जाती है। ठीक है। अगला करेक्ट ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड प्लस ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया है। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र आप लोगों को पहले ही बताया गया था। जो खाने वाला सोडा होता है ना, अब ये याद बताया गया था। याद करने के तरीका कि बाई में आएंगे तो खा जाएंगे और ऐसे ही आएंगे तो पानी में घोर के नली में, यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट आएगा तो खा जाएंगे, और सोडियम कार्बोनेट खाली आएगा तो कपड़ा धो के नली में बहा देंगे। समझ में आ रही है? और कपड़ा धोने के लिए पानी में घोरते हैं कि तेल में? पानी में ना। अगला है कमरे के ताप पर दोनों अवस्था में पाए जाने वाला धातु कहेंगे पारा। भैया याद रखने का तरीका है कि राम ने रावण को मारा और कमरे के ताप पर दोनों अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा। समझ में आ रही है कि ना आ रही है? अगला करें कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? आवर्त। अच्छा सुन लीजिए, के शून्य समूह में के आता है? तो कहेंगे है नेता आज का जिंदा राजा, यानी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और एरॉन। ये 6 गो गैसें जो ऐसी है जो निष्क्रिय गैस है, जो क्या शून्य वर्ग में पाए जाते हैं। इनमें से अगर कोई रहेगा तो हम लोग उसको ऑप्शन में दे सकते हैं शून्य वर्ग के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अगला है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर कैसा होता है? तो कहेंगे पीला हो जाता है। कैसा होता है? कुकुर वाला पीला ना समझ रहे हैं, येलो वाला पीला, समझ गए ना? आगे करेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में से कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। अगला कह रहे हैं कि गंधक की परमाणु संख्या, गंधक किसको बोलता है? सल्फर के परमाणु संख्या 16 होता है। कह रहे हैं कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? आयनित हो जाता है, यानी कि धन आयन और ऋण आयन में टूट जाता है। अगला कह रहे हैं अधिकतर धातुओं का ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, और धातुओं का ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अगला कह रहे हैं अच्छा अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक। जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है। ठीक है। अगला कह रहे हैं कि सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाते हैं? कॉपर या चांदी, दोनों। कॉपर या चांदी, कॉपर या चांदी। अगला कह रहे हैं कि NaCl AgNO3 NaCl प्लस AgNO3 यानी कि ये अभिक्रिया करेगा तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कहेंगे इसमें क्या होता है? इस यौगिक जो होता है कुछ
ये एक दूसरे से लेन देन करता है, तो कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। किस प्रकार का अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कह रहे कि सिलिकॉन क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उप धातु, कहेंगे उप धातु। सिलिकॉन का संकेत क्या होता है? SI और परमाणु संख्या 14 होता है। अगला कह रहे हैं कि वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं क्या कहलाते हैं? कहेंगे क्या करें? उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं, या निष्क्रिय गैस कहलाते हैं, या शून्य वर्ग के तत्व कहलाते हैं। कोई दिक्कत? अगला कह रहे हैं खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी CH3 कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? भैया अभी रुक जाइए तो छाप रख लीजिए। कहेंगे धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय, और धातुओं का ऑक्साइड अम्लीय। SO2 दिया है। SO2 सल्फर क्या है? अधातु है, इसका ऑक्साइड क्या होगा? अम्लीय होगा। कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्षारीय होगा, अम्लीय नहीं होगा। तो कहेंगे SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन एल्काइन है? CH4 क्या है? एल्केन है। एल्केन का समूह है ना, मिथेन है। C2H4 क्या है भैया? एथीन है ना। C2H2 एल्काइन का है ना, तो एल्काइन समूह का C2H2 कहेंगे। अब कह रहे हैं कि CH3O C2H5 का यूपीएससी नाम क्या है? तो कहेंगे मेथॉक्सीएथेन है। क्या है? मेथॉक्सीएथेन। निम्नलिखित में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? एथेनॉल। एथेनॉल का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? ईंधन के रूप में। जैसे एथेनॉल को पेट्रोल में जब मिला दिया जाता है, उसको पावर एल्कोहल के रूप में उपयोग किया जाता है, उसे पावर एल्कोहल कहा जाता है। समझ में आ रही है? करे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा भैया उत्पाद बनाएगा? कौन सा बनाएगा? Na2ZNO2 प्लस H2 बनाएगा। करे धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, यानी कि अभी धोबिया सोडा का बताया गया है। क्या बताया गया है? यानी कि सोडियम कार्बोनेट। क्या बताया गया है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O होता है। समझ में आ रही है? अगला करें अम्ल राज में सांद्र HNO3 और HCl, इसको याद रखने के तरीका एकदम मस्त है। देखो HNO3 और HCl, ये हो गया नाइट्रिक अम्ल, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जो 3 गो है पहले ही से होकर के एगो है होकर के 3 गो दिया जाएगा। यानी कि इनका अनुपात क्या होता है? एक बार जी हम एक अनुपात। अब भुलाइएगा तो गलती किसकी है? हमारी है ना, आपकी है। आप लोग अपनी गलती महाराज कहीं के अपनी गलती को स्वीकार करते हैं आप लोग। वाह, इसीलिए तो हम कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र से भी बढ़कर आप लोग नहीं है कि नहीं है? तब अपना बढ़ेगा। आगे करे किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक, यानी इंग्लिश में बोलता है रिएक्टेंट बोला जाता है ना। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उनको क्या कहते हैं? उत्पाद या प्रतिफल या प्रोडक्ट बोलते हैं ना। अगला करें निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है? कहेंगे कॉपर। कहेंगे ना तू धातु होता है। ऑक्साइड का भैया क्षारीय है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ना तू ना। कैल्शियम ऑक्साइड बात तू ना हो गए, इसको 3 एक लगता देता है। SO2 हाँ, कहीं तू अम्लीय हो भैया, तू ही हो। करें निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला करता है? माने किसका? क्षारीय वाला ना हो। चलिए भाई, सही बात है। कह रहे कि स्वस्थ शरीर, यानी कि स्वस्थ शरीर का सामान्य पीएच मान कितना होता है? आप बताइए। और रुकिए ना महाराज, छटपटा कह रहे हैं। देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया है। 5 से 7 दिया है, 2 से 3 दिया है, 7.0 से 7.8 दिया है, 9.0 से 9.5 दिया है। अब देखिए जो हमारा ब्लड होता है ना, ब्लड अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? क्षारीय होता है। बात सही है और नहीं होता है? अब देखिए अगर 5 से 7 हो जाए तो हम लोग 3 लकड़ी कुल अम्ल, शरीर में अम्ल भर जाएगा, पूरे शरीर में मांसपेशियों में गैस बना देगा, एसिड बन जाएगा, दर्द उत्पन्न हो जाएगी, दर्द से मर जाएंगे। समझे हो? हाँ, 2 से 3 लगे तो कोई तनकियों नहीं देरी नहीं जिएंगे, तुरंत 3 लकड़ी कहानी खत्म। समझे हो? हाई क्षारीयता की भी मात्रा बढ़ जाएगी तो वो दिक्कत है। अब ये हमारे जो शरीर का पीएच मान होता है 7.0 से 7.8 के, मैंने 8 कहेंगे हमारे शरीर का पीएच परास जो होता है 7.0 से 7.8 के बीच होता है। समझ में आ रही है? अगला है
करेक्ट। निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलय? कार्बन डाइसल्फाइड। कहेंगे तुम नहीं हो सकते हो, जल में अविलय हो। बेंजीन तुम भी अविलय हो। मिथेनॉल रख लो, तू तो और ही अविलय है, अब ऊपर तरने लगेगा। ग्लूकोज क्या है भैया? जल में विलय। क्या है? जल में विलय। निम्नांकित में अमलगम कौन है? जेकरा साथे पारा लागल हुई भैया Hg। जीवना धातु में या मिश्र धातु में पारा Hg हुई, वो क्या कहल? अमलगम। अमलगम यानी कि यह पारा के संकेत का होता है Hg, इसका परमाणु संख्या 80 होता है। कितना होता है? 80। आगे कह रहे हैं, कहाँ है वो? कह निम्नांकित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है? और कि टाइटेनियम ही अभिक्रिया ओकरा से कम अभिक्रियाशील होता है जिंक से। प्लेटिनम तो और ही कम होता है। एल्युमिनियम ओकरा से कम होता है, लेकिन कॉपर दूसरा पर मारेगा, अधिक अभिक्रियाशील होता है। क्या करेगा? अभिक्रिया करके जिंक को हटा करके उसका स्थान ग्रहण करके कॉपर और सल्फेट का निर्माण करेगा, यानी CuSO4 का निर्माण करेगा। ठीक है। अगला करें कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है? तो धमनियां कहलाती है। क्या कहलाती है? करें रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। आइए भैया, जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उनको क्या कहते हैं? RBC कहते हैं नो, यानी प्लेटलेट्स कहता है नो। अगला करे किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होता है, यानी उपस्थित नहीं रहता है? कहेंगे एंजियोस्पर्म। क्या कहेंगे? एंजियोस्पर्म। करे किण्वन की क्रिया पाई जाती है ईस्ट में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? ईस्ट में पाई जाती है। करे पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फल कहलाता है। यानी कि जो फूल होता है उसमें अंडाशय जो होता है ना, वही फल का निर्माण करता है। जब पूर्ण विकसित होता है तो एक फल का निर्माण करता है। अगला कह रहे हैं कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6, यानी C6H12O6 होता है। आप प्रकाश संश्लेषण का सूत्र पूछेगा, यही बताएंगे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगला कह रहे हैं निम्नलिखित में किस पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? किसको? पौधे के किस अंग को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? क्लोरोफिल को कहते हैं। क्लोरोफिल के अनुपस्थिति में जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही है? अच्छा, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा होता है। यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती है। ठीक है। अगर अब कह रहे हैं कि अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? LH हार्मोन है। क्या है? LH हार्मोन है। अगला कह रहे हैं निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है? यह कहेंगे दिया है लेशमानिया। कहेंगे लेशमानिया में द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में होता है, अमीबा में होता है, लेकिन ईस्ट में मुकुलन होता है ना। तो कहेंगे ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है, मुकुलन होता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो यानी कि पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बना रहता है। ठीक है। कह रहे हैं कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है तो अग्नाशय रस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कह रहे कि भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? कह रहे पित्त रस। योग पित्त रस का भोजन को क्षारीय बनाता है। समझ में आ रही है? इसका भी भूमिका होती है। अग्नाशय रस की भी भूमिका होती है, आंत रस की भी, यानी कि इनमें से सभी। कह रहा है आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो कहेंगे छोटी आंत है। और कोई कहता है कि बड़ी आंत। बड़ी आंत खाली मोटा होता है और छोटी आंत पतला होता है। लेकिन मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो मुंह से होता है। कहाँ से होता है? मुंह, यानी कि मुख से होता है। कहाँ से होता है? कहाँ घर है? केवड़ी है। तो केवड़ी है तो केवड़ी के समझदार आदमी होते हैं। पता है ना, कहा जाता है कि जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है वो भारत में जन्म लेता है, जो उससे भी अच्छा कार्य करता है अपने बिहार में जन्म लेता है। आज जहाँ कहीं उनसे भी मतलब उच्च मतलब कार्य करता है, अच्छा कार्य करता है, वो केवड़ी में जन्म लेता है। आ कहीं बहुत बढ़िया कार्य उससे भी उच्च कोटि का कार्य कर देता है तो एनसीसी में पढ़ने आता है। समझ गए ना? आगे अगला कार्य कि मनुष्य की पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? मुख से। अब कार्य ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया संपन्न कहाँ से होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। ओजोन परत है
ए भैया ओजोन परत, ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ये क्या करता है? पराबैंगनी किरणें जब आती है, पराबैंगनी किरणों को क्या करता है? जब सूर्य के प्रकाश से आती है किरणें, तो उसमें उपस्थित पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है और शेष को क्या करता है? पृथ्वी पर भेज देता है ताकि पृथ्वीवासी खुशहाल रह सके। समझ गए हो? नहीं तो ये छोड़ देता है, कहता है कि जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है आए भी खराब हो जाएगा, फट जाएगा और डायरेक्ट पड़ेगा ना, तारा त्वचा कैंसर हो जाएगा, लगभग लटुआ मुंह लगभग। समझ गए? कुल चारों त्वचा पर घाव, फुंसी, तमाम प्रकार की कैंसर उत्पन्न हो जाएगी। समझ गए? लेकिन ये जगह छान के भेजता आराम से, बढ़िया से कट भेजता है। ना समझ में आ रही हो? आ रही है? जैसे बकलोला तो नहीं, सब देखो कुछ कुछ खाते रहते हो। ये छोटका छोटका बचवा होता है ना, नीचे गिर जाता, माटी बढ़िया मार देता है, तो पेट ना चला जाता है। दाएं बाएं देख के कह रहा हूँ, चूल्हा वगैरह रहता है, चाहे माटी उटी रहता है, मार एकदम रगड़ रहता है, आवे दावे एकदम। मम्मी देखती है तो मुंह में लगा के मार निकालती है ना। अरे बात सही कि गलत है? तो बालक उसमें क्या होता है? हमारे शरीर में क्या होती है? एक से एक एंजाइम पाए जाते हैं और एक से एक जो एंजाइम और कोशिकाएं पाई जाती है, क्या करती है वो कह सकते हैं हमारे शरीर के लिए यूज जो नहीं होता है, शरीर से क्या होता है? बाहर निकाल देती है। समझ गए? जो लाभदायक चीज होती है उसी का उपयोग कर लेता है। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा जो प्राकृतिक भी देखो कितना बढ़िया है कि O3 बना दिया, यानी कि ओजोन परत बना दिया। सूर्य के प्रकाश से निकल कर पराबैंगनी किरणों का क्या करता है? सोख लेता है। और हम बकलोला जो मानव है कितना बदमाश है। समझिए कैसे जैसे में एसी का उपयोग करते हैं, फ्रिज का उपयोग करते हैं, एयर कंडीशनर गाड़ी का उपयोग करते हैं, इसमें से निकलता है CFC निकलता है। CFC कोई CFC का है वो बगला में बैंक खुले हुए है का ना है? वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसको ओजोन परत को क्या करता है? नष्ट करता है। क्या करता है? नष्ट करता है। अरे ना समझ में आ रही है? ये नष्ट करता है। हम लोग नष्ट करने पर लगे हैं, समझ जाइए, जो बचाने पर हम लोगों को लगा। इसीलिए कहता है कि आजकल भलाई के जमाना में है, जिसका भला कीजिए वही तारा भाला मारने आए। देखिए ओजोन परत भलाई कर रहा है, करे भाला मार रहे हैं हम लोग, ना मार रहे हैं। इसको भाला मारने का अधिकांशतः कार्य क्या कर रहे हैं? धनी मनी लोग, जो धनी वाले, पूंजी वाले, बड़ी पूंजीपति लोग है, वही ना है। ये सब कुल का उपयोग कर रहा है। गरीब व्यक्ति तो बेचारा काम कर रहा है ना ऐसी। अगला समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? झूठ बोलने की सही बोल रहे हैं? चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन फूल के नर प्रजनन अंग है? तो कहेंगे पुंकेसर है। क्या है? पुंकेसर है। अब पुमंग कैसा अंग है? वो नरे जनन अंग है। कैसा अंग है? स्त्रीकेसर, अंडाशय, ये मादा जनन अंग है ना। कोई दिक्कत? कह रहे हैं कि पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 कैलोरी प्रति किलो जूल प्रति कैलोरी होती है, मोल होता है। ठीक ना। अगला कह रहा है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनाया जाता है? अवायवीय श्वसन से बनाया जाता है। रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? तो लाल रक्त कणिकाएं भाग लेती है, यानी कि RBC के रेड ब्लड सेल होता है। हाँ। अगला कह रहा है कि पादप अपशिष्ट जमा होते हैं कहाँ पे? तो कह रहा है कि पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, कहीं इनमें से सभी में होते हैं। ठीक है। कह रहा है कि मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग मैंने किसी एंजाइम की स्रावित नहीं करता है? अभी आप मुंह करता है, कहेंगे मुंह में भैया 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, एंजाइम स्रावित करेगा। अभी अमाशय में होता है, अमाशय रस निकलता है। ग्रास नली में कोई एंजाइम स्रावित नहीं होती। तो ये तो कहा जाता है ना, एक रिसर्च के माध्यम से हम बता रहे हैं। बताइएगा, कहा जाता है कि परछाई किसका? पुरुषों की परछाई मतलब हल्की होती है कि महिलाओं की ना। जानते हैं हल्की क्यों होती है? क्योंकि लोग का दिमाग में हल्का होता है। कैसे? क्या? अरे वो अपवाद होंगे कि भाई आपके की और कौन सी समझ गया? ये वो कर लिया। आप दूसरी बात देखिए, पुरुष का जो दिमाग होता है गंभीर होता है, समझ गए? सोच समझ करके कोई निर्णय लेता है। लेकिन ये बकलोलियन सबका कोनो चीज मुंह में टॉप बहरी जा बिना सोचे समझ दिमाग, समझिएगा। दिमाग में भारी रखने के लिए पता लोग क्या करते हैं? पूरा बाल बढ़ा लेते हैं ताकि खिंचाई रहे, लोड पड़ रहा है, भारी समझ गए? आगे बढ़ते हो भाई, मतलब शांत रहो, शांत रहिएगा। अरे कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि में से संबंधित नहीं है? तो कहेंगे एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल कहेंगे। ठीक है।
अगला करें मानव हृदय किस तंत्र का भाग है, तो कहेंगे परिवहन तंत्र का भाग है। किस तंत्र का भाग है? परिवहन तंत्र का भाग है। जीव विज्ञान का वह शाखा जो गुणों का वंशानुक्रम अध्ययन से संबंधित रखता है, कहीं क्रमिक विकास है। किसको इसको क्या कहते हैं? क्रमिक विकास कहते हैं। श्वसन की क्रिया से में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है, तो कहेंगे ऑक्सीजन O2 को ग्रहण किया जाता है। किसको ग्रहण किया जाता है? ऑक्सीजन O2 को ग्रहण किया जाता है। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, तो कहेंगे 6 परमाणु होते हैं। जिसे इधर ये कहां तक बताया गया ना ग्लूकोज का, ये कार्बन के 6 को, हाइड्रोजन के 12 को, ऑक्सीजन के 6 को। अगला करें कि मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पे होता है, तो कहेंगे मेंडुला में होता है। मेंडुला कहाँ होता है? ये पश्च मस्तिष्क का क्या है भैया? ये भाग होता है मेंडुला, जिसमें क्या होती है? मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। अनैच्छिक क्रिया का मतलब समझते हैं क्या होता है? अनैच्छिक क्रिया का मतलब जैसे छींक आया टप से छींक दिया, समझ गए? इसका कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे पलक का झपकना है, समझ में आ रही है? ये अनैच्छिक क्रिया है। क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। तो जो जिस चीज को हम लोग नियंत्रण कर लेते हैं किसको कौन सी क्रिया कहेंगे? ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐच्छिक क्रिया कहते हैं, जिसको हम लोग नियंत्रण करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कृपया वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगले वीडियो देखने के लिए तैयार रहिएगा। अगले वीडियो हम लोग जल्द कोशिश करेंगे